हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस। और आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ योर क्लास 11th बुक, जो कि पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। यस बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हमें कुछ रीजंस देने होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस आंसर, जो कि प्रूव कर पाए कि क्या वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, हम एविडेंसेस या प्रूफ्स या रीजंस इकट्ठा करेंगे दैट वायरसेस आर लिविंग। चिल्ड्रन, हम तभी कह सकते हैं कि वायरसेस लिविंग हैं ओनली इफ दे इन्फेक्ट सम सेल, इफ दे इन्फेक्ट सम living host, then only they can be considered living organisms. एंड जब ये लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, तब उस लिविंग होस्ट में इन्फेक्शन करने के लिए इसको अपना जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना पड़ता है टू दैट होस्ट, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द मशीनरी मतलब एंजाइम्स और एनर्जी के बेसिस पर वहाँ पर ये वायरसेस प्रोपेल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रोपेगेट करते हैं, अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द होस्ट ये वहाँ पर वो सारे काम करते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल को करना चाहिए। सो व्हेन दे इन्फेक्ट द होस्ट, दे एट द एक्सपेंस ऑफ द मशीनरी, at the expense of machinery or energy of the host, they reproduce by propagating their genetic material. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो ये सिर्फ तभी शो कर सकते हैं अगर ये किसी लिविंग मशीनरी के अंदर प्रेजेंट हो। तो बच्चों, एज आई सेड, लिविंग ये तभी कहलाएंगे अगर ये लिविंग होस्ट के अंदर हो। इसका मतलब ये सिर्फ ऑब्लिगेट पैरासाइटाइज अगर करते हैं तभी ये सिर्फ लिविंग कहला सकते हैं। तो मतलब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे तभी हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर कर सकते हैं। उस टाइम पर ये रिप्रोड्यूस भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो होस्ट सेल का होगा। बट अगर बच्चों हम बात करें इनके नॉन लिविंग स्टेट की, तो नॉन लिविंग स्टेट में दे एग्जिस्ट एज inert crystalline structures. They exist as inert crystalline structures. मतलब ये बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई कोट नहीं है, प्रोटीनेशियस कोट नहीं है। तो मतलब दे विल बी एग्जिस्टिंग एज नॉन लिविंग सेल्स। दे विल लैक प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म लैक करेंगे। दे विल नॉट शो डिविजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये कोई जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ विच, ठीक है, नो रिप्रोडक्शन, नो मेटाबॉलिज्म। इनफैक्ट ये कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि जैसा हमने बोला कि इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्रोटोप्लाज्म मतलब इनके पास न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म नहीं है, एब्सेंट है। इसलिए ये सेल्स ना तो मेटाबोलाइज कर पाएंगे, ना इनके पास कोई एंजाइम होगा, ना मशीनरी होगी, ना कोई मैकेनिज्म कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं वायरसेस आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो ये लिविंग है, ना ये नॉन लिविंग है। दे कैन बी कंसीडर्ड एट दी ब्रिज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनको हम एक बॉर्डर लाइन पे कंसीडर कर सकते हैं कि ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अगर ये किसी होस्ट सेल में इन्फेक्ट कर पाए, अगर पैरासाइटाइज कर पाए तो लिविंग कहलाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो ये हमेशा नॉन लिविंग कहलाएंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अगर बच्चों पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।